Hello everyone, my name is Prateek. So this is our 11th lecture of determinant. So today we will going to start our new topic, that is system of linear equations and its type and about Cramer's rule. है ना। तो मतलब इसमें हम अपना कंसिस्टेंट क्या होता है ना, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, उसे पहचानते कैसे हैं, तो ये सब सारा डिस्कस करेंगे सो दैट आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए इस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर। तो देखो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आपका क्या टाइप होता है, आपका टाइप होता है फर्स्ट कंसिस्टेंट। फर्स्ट होता है हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट वो होता है, ये क्या बोलता है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent, is said to be consistent if it has at least one solution, at least one solution। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। इन शॉर्ट अगर हम देखें, इन शॉर्ट क्या होगा आपका कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या होता है, ये होता है कम से कम एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन आपका होगा तभी वो कंसिस्टेंट कहलाता है ना। कम से कम मतलब एक होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा चलेगा। ठीक है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, linear equation is said to be consistent, is said to be inconsistent if it has no solution, if it has no solution, है ना। कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, एटलीस्ट आपका वन सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। इनकंसिस्टेंट का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इनकंसिस्टेंट का क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है आपका, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे अगर आप इसमें देखिएगा, है ना, तो देखो ये तो हो गया हमारा, डिस्कस हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम इस पे देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये लीनियर हम पहले डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम 10th में पढ़े हुए थे ना, उसे हम रिविजन कर लेते हैं एक बार, कैसे हम सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते थे, देखो आपका जैसे एक दिया हुआ है इक्वेशंस, तो टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल में क्या, जैसे x और y है ना, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ऐसा टाइप का इक्वेशन होता था, और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, ये आपका क्या है आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब एवरी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, एवरी linear equation in x and y represent a straight line। ठीक है, देखो अब इसका हम स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप क्या होता था, m इज इक्वल्स टू, m क्या होता था, स्लोप, m होता था स्लोप। तो जैसे हम फर्स्ट का निकाले, ये जैसे आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है, स्लोप ऑफ m1 का स्लोप जैसे हम निकालते तो क्या आ जाएगा आपका -a1/b1, है ना। ये आपका क्या आ जाता है, स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप
स्लोप होता है आपका माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, है ना, ये होता है। तो देखो आपका m1 स्लोप क्या आएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a1 अपॉन b1, और आपका m2 क्या आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, ये आपका आ गया स्लोप। ठीक है, तो अगर आप जैसे इसे सॉल्व कीजिएगा, है ना, ये जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका 3 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। एक आपका यूनिक सॉल्यूशन बनता है, एक आपका नो सॉल्यूशन बनता है, और एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, जैसे हमने पहले देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, आपका m1 डज नॉट इक्वल्स टू m2, मतलब जो आपका स्लोप ऑफ लाइन 1 होगा और स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या होगा, वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब इक्वल नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब इसमें क्या हो जाता है, माइनस a1 अपॉन b1 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका a1 अपॉन b1 डज नॉट इक्वल्स टू a2 अपॉन b2, ये a2 है ना, a2 अपॉन b2। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो जाता है। ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये आपका कंडीशन हो जाता है फॉर चेकिंग यूनिक सॉल्यूशन। ये आपका यूनिक ऐसा होगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इसमें जो ग्राफ बनती है ना स्ट्रेट लाइन की, जैसा हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ क्या था, 2 इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का, मतलब 2 लाइन होंगे, और इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, इसमें बनती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, तो ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपका ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, ये आपका होता है सॉल्यूशन, है ना, ये आपका होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब देखते हैं हम जैसे नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में हमारा m1 इज इक्वल्स टू m2 होता है, स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ m2, है ना, एंड लाइन शुड नॉट बी आइडेंटिकल, एंड लाइन्स शुड नॉट बी आइडेंटिकल, लाइन्स आपके आइडेंटिकल नहीं होंगी। ठीक है, और आप बट आपकी उसकी स्लोप आपकी सेम होंगी। ठीक है, तो इसमें देखो आपका माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन b2, तो ये क्या आ जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और ये होता है आपका क्या, कंडीशन किसका, नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है आपका, और ये लाइन शुड नॉट बी आइडेंटिकल, मतलब जो आपका c1 अपॉन c2 है वो आपका डिफरेंट होगा। मतलब ये क्या आ जाता है, इन दोनों का अगर हम करें तो कैसे लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन के लिए, है ना। देखो ये हो गया हमारा आपका इसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वेयर लाइन शुड बी आइडेंटिकल एंड लाइंस शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए ये वाला जो हम नो सॉल्यूशन पढ़े थे, नो सॉल्यूशन में कैसे हो जाता है आपका, लाइंस आपकी आइडेंटिकल नहीं होती है। ठीक है, बट उसका स्लोप सेम होता है, स्लोप सेम मीन्स पैरेलल, ये आपकी पैरेलल होती है, जैसे ये एक लाइन है और ये एक आपका ये लाइन है। ठीक है, तो इसकी ये स्लोप आपकी सेम होती है बट वो आइडेंटिकल नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या बनता है आपका इन्फाइनाइट में क्या होता है आपका कोइंसिडेंट, ये होती है आपकी पैरेलल लाइंस। और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बनती है, कोइंसिडेंट लाइन।
कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो ये कैसे आ जाएगा आपका ऐसा, और इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगा आपका लाइन सेकेंड, ये ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका स्लोप, तो आपका क्या होगा, स्लोप सेम होगा, है ना। इसमें आपका स्लोप भी सेम होगा और आपका लाइंस आइडेंटिकल भी होंगी। तो ये आपका आ जाएगा A1/B1, A1/B1 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, जैसे इसका अगर आप एग्जाम्पल लोगे, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं x + y = 3, है ना, एंड 4x + 4y = 12। अब देखो आपका A1/B1 इज इक्वल्स टू, सॉरी A1/A2 होगा ना, A1/A2 A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। देखो क्या है आपका 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 3/12। तो 3 1 3, 3 4 12। तो आपका ये सारा आपका रेशियो क्या आया, सेम आया, है ना। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारी इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए देखो इसमें आपका कितना पार्ट हो रहा है, कितना पार्ट में इंटरसेक्शन है आपका इन्फाइनाइट पॉइंट्स में, इसलिए आपका ये इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। इधर आपका लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस वाले केस पे, तो इसमें नो सॉल्यूशन। इसमें आपका एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो इस प्रकार से करते हैं। तो बस आप 3 ध्यान में रखिएगा, ये होते हैं हमारे यूनिक, एक आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, और एक होता है इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है आपका, इंटरसेक्टिंग, या डायरेक्ट आप ऐसा लिख लीजिए, ये आपका इंटरसेक्टिंग, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका क्या आ जाता है, सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन इंटरसेक्शन वाली। नो सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए आपका आ जाएगा पैरेलल लाइंस, है ना। और फिर आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट लाइन, जैसे ये बना दिया हमने, और इस पे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपका जो इक्वेशन रहेगा वो कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसमें नो सॉल्यूशन में कैसे आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब इन्फाइनाइट सॉल्यूशन में आ जाएगा आपका A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये ध्यान रखिएगा। नो सॉल्यूशन के लिए डज नॉट इक्वल्स टू, जिसमें आपका यहाँ लिख लीजिए आपका M1 डज नॉट इक्वल्स टू M2 होता है। इधर क्या होता है आपका M1, जो आपका स्लोप होता है M1 इज इक्वल्स टू M2 होता है, एंड लाइन्स नॉट आइडेंटिकल, लाइन्स नॉट आइडेंटिकल। और इसमें क्या आता है, स्लोप तो होता ही है सेम, M1 इज इक्वल्स टू M2 होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे लाइन शुड बी आइडेंटिकल, लाइन शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, ये होता है ये कंडीशन। अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे, एक चार्ट बना लेते हैं। ये हमने यही डिस्कस कर लिया, यही होता है ना। यूनिक सॉल्यूशन का आपका इंटरसेक्शन होता है, फिर आपका होता है नो सॉल्यूशन, और ये इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। उसका ग्राफ ऐसा बनता है इंटरसेक्शन वाली, फिर आपका नो सॉल्यूशन का पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट, इसका नेम लिख लेते हैं एक बार। देखो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन, और ये कोइंसिडेंट लाइन, है ना। ये आपकी हो गई ऐसा।
ठीक है। अब देखो इसमें तो हमने कर दिया इंटरसेक्टिंग और आपका कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और आपका मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन। जो हमारी यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन होती है ना, देखो वो हम कर देखते हैं एक बार। इसे हम नीचे लिख लेते हैं, है ना। ये आपका जैसे यहाँ आ गया, तो देखो ये आपका जो इन्फिनाइट और आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाते हैं, कंसिस्टेंट। ये हो जाते हैं हमारे कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन वाला हो जाता है हमारा इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन वाला हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका चार्ट बन गया एक प्रकार का। और इधर से आप ये कर दीजिए, इधर से स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लीनियर इक्वेशन से, है ना। तो देखो लीनियर इक्वेशन में एक होता है इनकंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, जो एक पैरेलल लाइन बनाती है, जिसमें आपका जो इक्वेशन होती है वो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होती है, करेक्ट, ठीक है। और इसमें लीनियर इक्वेशन में और एक होता है कंसिस्टेंट में दो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इन्फिनाइट पे आपका क्या आ जाता है, आपका कोइंसिडेंट लाइन आ जाता है, जिसमें आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होती है। एंड यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, विच मीन्स आपका इसमें स्लोप आपका सेम नहीं होता है, क्लियर। अब हम इस पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सारे का। पहले यूनिक का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ठीक है। पहला यूनिक सॉल्यूशन में हमने क्या बोला हुआ था, स्लोप डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब स्लोप आपका सेम नहीं होता है, मतलब m1 डज नॉट इक्वल्स टू m2। तो इसमें एग्जांपल जैसे लिखते हैं, फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये हम m1 कैसे निकालेंगे, m1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, या डायरेक्ट आप वही लिख दीजिए जो हम इक्वेशन लिखे हुए थे। ये क्या आ जाएगा आपका, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू आपका b1/b2 1/2, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या देगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन देगा, करेक्ट। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला किसके लिए देखते हैं, सेकेंड हम देखते हैं इन्फिनाइट के लिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बोले थे, स्लोप तो सेम होता है और वो आइडेंटिकल होता है, विच मीन्स a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन का। और अब क्या बच गया आपका, नो सॉल्यूशन का एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, ये जैसे आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसमें क्या होती है, स्लोप सेम होती है बट आपकी लाइन्स आइडेंटिकल नहीं होती है, ठीक है। तो a1/a2 क्या आ जाएगा आपका, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये आपका आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू 7/18, ठीक है। तो ये हमें देगा क्या, नो सॉल्यूशन, करेक्ट। अब देखिए, अब इसमें जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन जैसे हमें बोला हुआ है, ये आपका IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है, JEE मेंस 2013, है ना। ये क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ वैल्यू
of k for which the system of equation k plus 1 x plus 8y इज इक्वल्स टू 4k। और सेकेंड दिया हुआ है आपको के एक्स प्लस के प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3k माइनस 1 हैज़ नो सोल्यूशन। हैज़ नो सोल्यूशन इज़, ये हमें हैज़ नो सोल्यूशन बोला हुआ है। नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? k प्लस 1 एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 4k। एंड सेकेंड क्या दिया हुआ है? k प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3k माइनस 1, है ना। और फॉर नो सॉल्यूशन हमारी कंडीशन बनती है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इधर a1 क्या है आपका? a1 है k प्लस 1 और a2 क्या है? k इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 3k माइनस 1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका? देखो ये जैसा हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका पहले इसे देखते हैं, ये वाली पार्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? k प्लस 1 और आपका k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8k। तो ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस ऑफ 1k प्लस ऑफ 3k प्लस 3, है ना। तो k स्क्वायर प्लस 4k, k प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8k। अब ये आपका बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर फिर 3 1 से 3 तो माइनस 3k और माइनस 1k प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 3 एंड k माइनस 3 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 1 और k माइनस 3 ये हमारा आ जाएगा इसका ये। तो हमारा k का वैल्यू क्या क्या आ गया? k का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 एंड 3, है ना, ये आ गया। अब हम जैसे इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक अगर मैं करूँ इफ़ k इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँ, ठीक है, किस में पुट करूँगा? आपका जो इसमें नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन आया था ये वाले पे, तो ये इसमें क्या पुट करूँगा? जैसे k प्लस 1 क्या था हमारा? k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल्स टू 8 अपॉन k प्लस 3 एंड डज नॉट इक्वल्स टू 4k अपॉन 3k माइनस 1। तो इसे जैसा हम चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 1 प्लस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 4 1 एंड 3 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 डज नॉट इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 और डज नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये तो आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, है ना, क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू 2 तो नहीं है, इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? k इज इक्वल्स टू 1 हमारा रिजेक्टेड, है ना। अब हम k इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। इफ़ k इज इक्वल्स टू 3 तो आपका क्या आ जाएगा? इसमें पुट कीजिए k प्लस ये वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में फिर से पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका? 3 प्लस 1 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 प्लस 3 डज नॉट इक्वल्स टू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6 और डज नॉट इक्वल्स टू 12 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू, है ना। तो ये 4 अपॉन 3 और ये आपका आ गया 4 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 6, ये 12 2 6 12 और 2 4 8 6 अपॉन
4, है ना। इसमें और ब्रेक हो जाएगा, ये आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और 4 2 से 3/2, तो ये आपका आ जाएगा ट्रू। तो हमारी जो सॉल्यूशन हुई वो क्या आ जाएगा आपका, k = 3 फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। तो व्हेन k = आपका 3 होगा, व्हेन k = 3, सो ये देगा हमें नो सॉल्यूशन, है ना। तो ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम पढ़ते हैं अपना क्रैमर्स रूल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़े थे, 10 तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कैसे करते हैं। वो सॉल्व करते हैं हम डिटर्मिनेंट का हेल्प लेके विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो देखो, अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है आपको a1x + b1y + c1z = d1 and a2x + b2y + c2z = d2 and a3x + b3y + c3z = d3, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट किस प्रकार का बनेगा, आप जैसे बनाइएगा, कंसिडर डिटर्मिनेंट, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 एंड आपका a3 b3 एंड c3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। और आपका आएगा डेल्टा x, एक होता है डेल्टा x, जैसे हम कंसिडर किए अपना डेल्टा = ये है, डेल्टा x है हमारा क्या, डेल्टा x है हमारा d1 अपॉन d2 अपॉन d1 d2 d3, और आपका b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आपका ये तो हो गया डेल्टा x, और डेल्टा y क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा y आ जाएगा सिर्फ b1 b2 b3 के रिप्लेस करके आप d1 d2 d3 लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका a1 a2 a3 एंड d1 d2 d3 एंड आपका c1 c2 c3, ठीक है। ये हुआ। अब हम इसमें डेल्टा y लिखेंगे, तो डेल्टा y आ जाएगा, तो क्या आएगा, डेल्टा y ये आपका आ जाएगा a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर x इंटू डेल्टा करता हूँ, तो x इंटू डेल्टा क्या आ जाएगा आपका, x इंटू डेल्टा आ जाएगा हमारा a1 इंटू एक्स, जैसे फर्स्ट कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a1x a2x एंड b2x a3x, ये क्या आ जाएगा आपका a3x। अब यहाँ पे b1 b2 एंड b3, ठीक है, एंड c1 c2 एंड c3, है ना। तो ये आ जाएगा आपका। अब जैसे इसमें मैं रो परफॉर्म करता हूँ, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, c1 चेंजेस टू c1 + y ऑफ c2 + n z ऑफ c3, तो ये क्या बन जाएगा आपका, x इंटू डेल्टा = a1 + a1x + b1y + c1z, और ये बन जाएगा आपका a2x + b2y + c2z एंड a3x + b3y + c3z, और ये आ जाएगा आपका b1 b2 एंड b3, और ये c1 c2 एंड c3।
और इसे जैसे आप ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, देखो ये क्या बोले थे हमने, D1 बोला हुआ था, ये D2 बोला हुआ था एंड D3 बोला हुआ था, तो ये B1 B2 B3 और ये आपका C1 C2 C3। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमें बोला हुआ था ना, डेल्टा एक्स हमारा क्या है, D1 D1 D2 D3 और आपका B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, तो ये आ गया, विच मीन्स हमारा x इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू हमारा डेल्टा x होगा, और डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x। तो ये जो चीज़ हमने लिखा हुआ है अभी, यही कहलाता है क्रैमर्स रूल, यही कहलाता है क्रैमर्स रूल। सिमिलरली जैसे हमने x के लिए निकाला, वैसे ही आपका y का होता है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन y और डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा z अपॉन z, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसमें से हम, जैसे हमें डेल्टा दिया हुआ है तो हम डेल्टा y निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, हमने डेल्टा, ये क्रैमर्स रूल हमने देख लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा सोल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जैसे क्वेश्चन इक्वेशन दिए हुए हैं 3, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस टू वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इधर मैं डेल्टा अगर मैं लिखूँ तो डेल्टा कैसे लिखूँगा, आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, A1 में क्या है 1, A2 में क्या है आपका 1, ठीक है, और आपका इसमें क्या है, वेट अ सेकेंड ना, सॉरी A1 B1 C1 ऐसा आएगा। ठीक है, तो A1 में क्या है आपका 1, इधर क्या है आपका y के पहले क्या है आपका कोएफिशिएंट 1 और आपका z, यहाँ तो z नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 0 है। इधर आपका कोएफिशिएंट क्या है, x का 1, y का कोएफिशिएंट 2 एंड z का कोएफिशिएंट 1, x का 1, y का -1 एंड z का 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डेल्टा आ गया। ठीक है, इसमें जैसे अगर मैं रो ऑपरेशन परफॉर्म कर, सॉरी कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 0, है ना। तो हमें मतलब मैक्सिमम जगह में 0 बनाना है, ये आप रो ऑपरेशन परफॉर्म जैसा हम करते हैं। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ये जैसा हमने कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा, ये बन जाएगा 1 1 0। अब R2 माइनस R1, 1 - 1 0, 2 - 1 1 एंड 1 माइनस 0 1, है ना। अब R3 माइनस R1 क्या आ जाएगा, R3 माइनस ऑफ R1 ये 0, और R3 माइनस R1 माइनस ऑफ R3 माइनस R1 माइनस ऑफ 2 एंड 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए अलोंग कॉलम 1। तो ये आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू 1 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो ये बन जाएगा आपका 3। तो डेल्टा क्या आ जाएगा आपका 3 आ गया, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं जैसे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एक्स आ जाएगा इसमें से, जैसे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा D1 D2 D3 और B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो इधर से आप D1 D2 D3 लिख लीजिए। तो ये आपका D1 1 1 -1 1 1 -1 और आपका आ जाएगा B1 B2 B3 1 2 1 2 -1 एंड 0 1 1 0 1 1। इसे जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसमें वैसे जैसे रो ऑपरेशन कर दिया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 1 0 1 - 1 0 2 - 1 1 एंड 1 - 0 1 -1 + 1 0 एंड -1 + 1 0 एंड यहाँ पे 1 - 1 + 1 सॉरी 1 + 0 1। अब इसे आप फिर से कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आपका जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसका प्रोडक्ट, तो मतलब 1 आ गया इसका। अब देखो मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स है और आपका डेल्टा है। तो इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं, रिलेशन मेरे को पता है, इसमें से रिलेशन क्या होता है मेरे पास, डेल्टा एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा।
सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ओके वेट अ सेकेंड, हमारे पास होता है, देखो ये होता है हमारे पास x इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा x, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा x अपॉन x, सॉरी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, तो मतलब x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/3। ठीक है, सिमिलरली हम डेल्टा y और आपका डेल्टा z निकालेंगे, तो डेल्टा y कैसे निकलेगा, डेल्टा y जैसे निकलेगा आपका A1/A2 D1 D2 D3 और C1 C2 C3, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1, है ना, ये आपका क्या आया था 1 1 1, और D1 D2 D3 की जगह ये वाली क्या आ जाएगा 1 1 -1 एंड C1 C2 C3 0 1 1। ठीक है, इसमें मैंने रो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म जैसे किया, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये आपका आ जाएगा 0 फिर 1 0, और ये 0 1 1 एंड 2 -1 एंड 1। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो यहाँ 1 ऑफ 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 + 1 2 आ गया, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कॉलम 1 के अलॉन्ग, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 1 1 से 1। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 2, तो हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल्स टू, अब y क्या निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा y अपॉन y होगा क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, तो y के वैल्यू आ गया 2/3। अब डेल्टा z जैसे हमने निकाला, डेल्टा z क्या हो जाएगा, ये आपका होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3। ठीक है, तो ये आपका 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, और ये आपका 1 2 -1 आ जाएगा, एंड आपका D1 D2 D3 था आपका 1 1 -1 था, ये था। ठीक है, तो इसमें हम फिर कॉलम ऑपरेशन कर देते हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस ऑफ C3 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 0 फिर 0 1 -1 0 एंड 1 माइनस ऑफ -1 आ जाएगा आपका 2, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 2 -1 एंड 1 1 -1। ठीक है, ये आपका ऐसा आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 ऑफ 1 1 = 1 माइनस ऑफ 2 1 = 2, तो ये आपका आ जाएगा -2। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया ये डेल्टा y। अब हम z के वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन z, तो ये आपका -2 अपॉन आपकी सॉरी डेल्टा z अपॉन डेल्टा, तो ये आपका -2/3, ये आपका डेल्टा है ना, डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो ये आ जाएगा 2/3, z इज इक्वल्स टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू -2/3, तो ये तो हो गया हमारा ये, है ना। अब इसमें से हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, जैसे हमको पता है कि x इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा x देता है ना, और x इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और x इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा y, और y इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा z, और z इज इक्वल्स टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ये हमारी होनी चाहिए इफ़ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0, इफ़ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, और आपका
और आपकी होती है, मतलब ये हमारी बेसिक कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। और ये होती है हमारी कंसिस्टेंट, ये हो जाती है कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। फॉर नो सॉल्यूशन, अब फॉर नो सॉल्यूशन आएगा। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या, फॉर नो सॉल्यूशन में आपका इफ़ डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपका आता है नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, जैसे हमने ले लिया 1 एंड डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू -1। तो इधर से क्या आ जाएगा आपका, जैसे अगर मैं करूँ ये इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हम जानते हैं y इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका, y इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, y इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, है ना। तो इधर आपका y है, डेल्टा क्या दिया हुआ है आपको, डेल्टा दिया हुआ है आपको 0 और ये डेल्टा y दिया हुआ है 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से क्या आ जाता है आपका 0 डज नॉट इक्वल्स टू 1, कभी हो नहीं सकता ना 0 1 के बराबर, तो ये हमें देता है नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट ही हट जाता है, वेरिएबल रहता ही नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें कुछ सॉल्यूशन हमें नहीं मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फिर से कंसिस्टेंट आ जाएगा, है ना। कंसिस्टेंट क्या बोलता था, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा आपका, देखो ये हमारा हो जाएगा इफ़ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमारा, जैसा हम जानते हैं क्या, x इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स और y इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई एंड z इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा z, ठीक है। ये हो गया। तो इसे जैसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, x हमारा क्या है, x तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा क्या है 0 और ये 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, ये आपका ट्रू है ना। और इधर भी 0/0, ये भी आपका ट्रू है, और इधर भी आपका 0/0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया। तो एक बार समराइज़ करते हैं फिर से। अगर आपका इफ़ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, अगर आपका डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा और इसमें आ जाता है हमारा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z आ जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन डेल्टा, है ना। इसमें प्री रिक्वेसाइट है बस हमारा डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। आपका नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होगा एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज़ नॉन ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, है ना। अगर नॉन ज़ीरो हो गया तो आपका ऐसा टाइप का कंडीशन बन जाएगा, वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू आपका अनदर नंबर, तो वो आपका 0 इज इक्वल्स टू 0 डज नॉट इक्वल्स टू अनदर नंबर होगा, है ना। तो ये हमारी देगी नो सॉल्यूशन। और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा आपका, वेरिएबल
जो आपका रहेगा मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो टाइप का बनेगा, तो इसमें एक्स वाई जेड कंप्लीट आपका रियल नंबर पे लाई करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन देता है। ये हमारा क्लियर हो गया, है ना, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया। तो एक बार हम इसी में रिवाइज कर लेते हैं इसी को, सारा चीज़ को, सो दैट आपका सारा क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा हुआ, फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ था कंसिस्टेंट मैंने क्या बोला हुआ था, कंसिस्टेंट जैसे हमने बोला हुआ था आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो ये क्या क्या होता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। और इनकंसिस्टेंट होता है क्या आपका, नो सॉल्यूशन। ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आता है, सॉरी नो सॉल्यूशन में आता है, सॉरी ये नो सॉल्यूशन, है ना। अब हम पढ़ते हैं क्रैमर रूल हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो होमोजीनियस क्या होता है, पहले नॉन होमोजीनियस देख लेते हैं। नॉन होमोजीनियस, अच्छा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इक्वेशन लिख लो, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, जैसे आपका a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल्स टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल्स टू d2 एंड a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल्स टू d3, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्या आ जाएगा, if delta does not equals to 0 and delta x is equals to delta y is equals to delta z is equals to आपका 0, है ना। तो ये आ जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या दे देगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और हो जाएगा आपका, और हो जाएगा सेकेंड, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z इज इक्वल्स इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन यूनिक सॉल्यूशन, इसमें भी आएगा यूनिक बट नॉन ट्रिवियल, है ना। और इसमें आ जाएगा यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। मेन है आपका यूनिक देखने के लिए सिर्फ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0, बस डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा वहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए थर्ड में क्या बोला हुआ है, इफ़ आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 आया एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन आपका इसमें आ जाता है नो सॉल्यूशन। और फोर्थ आ जाएगा हमारा, इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा z इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा बन जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो हमारा हो गया होमोजीनियस के लिए। तो 3 बस याद करना है आपको। यूनिक के लिए क्या बोला हुआ था हमने, फर्स्ट यूनिक के लिए हमने बोला हुआ था क्या,
आपका यूनिक के लिए क्या बोला हुआ था, स्लोप m1 मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ था हमने, होमोजीनियस के लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड मतलब सिर्फ डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ही याद कीजिए, है ना। आपका फिर इन्फानाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, इन्फानाइट के लिए आ जाएगा हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा, ये हम उसके लिए देख रहे हैं आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। ये हम देख रहे हैं किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए, है ना। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या आ जाएगा, 3 वेरिएबल में डेल्टा आपका इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एंड नो सॉल्यूशन के लिए आपका आ जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए फॉर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 1 एंड एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। ये हमें दे देगा क्या, नो सॉल्यूशन। ये हमने देख लिया अपना नॉन होमोजीनियस के लिए। अब आपका होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमें बोलता है हमारा जो D1 D2 D3 पार्ट होता है ना, वो अब कंप्लीट ज़ीरो हो जाता है इसमें। ये आपका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट इफ़ आपका डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। ये आया हुआ है, तो हमें क्या देता है, ये यूनिक सॉल्यूशन, ये देता है हमें यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारा इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन ये देता है हमें नॉन ट्रिवियल इक्वेशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, और ये नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए मिलता है जिसमें आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। इसमें आपका नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं बनती है। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आपकी इसलिए नहीं बनती है बिकॉज जैसा आप पुट करोगे आपका D1 D2 D3 तो आपका ज़ीरो ही है, मतलब आपका नो सॉल्यूशन देखते हैं पहले, नो सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे क्या हमारा D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 क्या है हमारे पास, ज़ीरो ही है। अगर ये ज़ीरो है तो आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, है ना। अगर ये ज़ीरो आ जाएगा, बट हमें नो सॉल्यूशन में क्या बोला हुआ था, एटलीस्ट वन इज़ नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट वन इज़ नॉन ज़ीरो बोला हुआ था ना, इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन का कंडीशन नहीं आता है। इसमें एक ना एक सॉल्यूशन होता ही होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये हो गई हमारी पूरी समरी। और एक और स्पेशल केस आ जाता है, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये लिख लीजिएगा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा हुआ था, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो बोला हुआ था, है ना। बट एक कंडीशन आता है जिसमें आपका ऐसा सेम आता है, बट वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसमें तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलता है ना, इसमें क्या मिलता है हमें, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना। बट एक आपका टाइप आता है जिसमें हम लिखते हैं a1x प्लस a2y, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू c1z इज इक्वल्स टू d1 एंड a1x प्लस
b1y plus c1z is equals to d2 and a1x plus b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d3। इधर क्या हो जाएगा ना, इधर आपका जो इसमें आपका दो टाइप का रहेगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या है आपका स्लोप, मतलब a1 यहाँ b1 और यहाँ c1 बस आपका d1 d2 d3 अलग अलग होता है। इफ़ यहाँ पे अगर ऑल d1 d2 एंड d3 आर डिफरेंट और सेकेंड at least 2 of d1 d2 और d3 आर डिफरेंट। तो इसमें दोनों में ही क्या होते हैं, दोनों ही में हमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। इसमें नो सॉल्यूशन मिलता है, ना कि हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इसका ध्यान देना हमेशा। अगर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू d2 और a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d3 ऐसा दिया हुआ है, या आपका जस्ट आप सिंपल रेशियो निकाल देना। मतलब यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू c1z इज इक्वल्स टू d1 था, और इधर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 होता, बट यहाँ a2 की जगह क्या है a1, b2 की जगह b1 और c2 की जगह c1। तो इधर क्या आ जाएगा आपका a2/a1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा a2/a1 इज इक्वल्स टू आपका a3/a2 ऐसा आ जाएगा, आप निकालोगे तो, ठीक है। वैसे ही आपका b2/b1 और आपका आ जाएगा c3/c2, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल से आपको और एक क्लियर हो जाएगा। वेट अ सेकेंड। हाँ, जैसे देखो एग्ज़ाम्पल ले लिया हम, एग्ज़ाम्पल क्या बोला अब आपको, x प्लस वाई प्लस 2z, है ना, और क्या हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7, है ना, ये 7 दिया हुआ है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया मुझे x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3, यहाँ तो आपका सेम दिख रहा है, आपका 1 2, है ना, दिया हुआ है। तो देखो यहाँ जैसे x प्लस वाई प्लस 2z दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 2x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मैंने लिख लिया जैसे आपका 6x प्लस 6y प्लस 12z इज इक्वल्स टू, ये आपका इधर 8 आ जाएगा, हाँ इधर आ जाएगा 42, ठीक है। तो इसमें से देखो, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन जैसे मैं निकाला तो 2 आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2 और ये 2 4z, तो 2 कैंसिल आ गया, क्या बच गया, ये आ गया, है ना। और इसमें से मैंने 6 कॉमन निकाल लिया 6, तो ये x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7 6 42, तो ये 6 कट गया, तो बच क्या आपके पास x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। अगर आपको इस टाइप का दिखा x प्लस वाई प्लस 2z जिसमें आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c3 एंड a2 b2 एंड c2 और a3 b3 एंड c3 ये आपका इक्वल है, तो ये हमारा बन जाता है किसका केस, नो सॉल्यूशन का केस, ठीक है। तो ये हमारा सारा हुआ इसका थ्योरी पार्ट, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, है ना, और क्रैमर रूल जो हम पढ़े हैं, ठीक है। सो आज ये पूरा हम डिस्कस कर लिए थ्योरी, कल हम इस पे बेस्ड सारा क्वेश्चन कर लेंगे सो दैट आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड्स में भी आती हैं और आपकी IIT JEE सिलेबस में भी है ना। तो इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जल्दी हर साल,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज थ्योरी इसमें पूरा आप समराइज़ भी कीजिएगा जो हमने पढ़ा हुआ है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फिर आपका नो सॉल्यूशन को जो आपके केसेस बनते हैं फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आपका लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जो हमने क्रैमर रूल पढ़ा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और इस पे जो हमने समरी पढ़ा हुआ है, जो आपका आउटपुट है कैसे निकलते हैं, वो एक बार रिविजन आप कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।